खुद जो है जनता के बीच जाके जीत नहीं सकता है। ये राज्यसभा और एमएलसी के थ्रू कभी कभार पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर पहुंच जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान बीजेपी के डर से कांग्रेस ने वोट लिया मुसलमानों से, बीजेपी का डर दिखा करके कांग्रेस ने मुसलमानों को 70 साल से गुमराह करके रखा है। एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है। हम भी कहना चाहते हैं कि वो यादव की पार्टी है। यादव जो है वो हैदराबाद में जाके देख लेते, जिसपी यादव लड़के 2000 भी वोट नहीं मिलेगा, 200 वोट नहीं मिलने वाला है। और अवैसी साहब यहाँ आके लड़ा है, 5 सीट जीता है। इस मरतबा हम लोग उसका हिसाब चुकता करने के लिए जा रहे हैं। लालू यादव जो है, उनका बेटा तेजस्वी यादव जो नवी फेल है, वो ऐलान करके दिखा देते जो हम यादव परिवार से बाहर जो है किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। नहीं बोल सकता है, वो तो ज्यादा कम्युनल है, जात बिरादरी की राजनीति करता है। हम लोग कोई धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तारीख को याद करने के लिए तेजस्वी यादव के पूरे खानदान को यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का सामना करना पड़ेगा कि वो खुद मैट्रिक पास होकर के एक मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। उनको अभी ये नहीं पता है कि असदुद्दीन ओवैसी की सलाहियत, उनका एजुकेशन, उनका कैरेक्टर क्या है। वो एक ऐसी वैसी हस्ती नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? जी तारिक अनवर। तारिक अनवर, क्या लग रहा है माहौल क्या है? थोड़ा हट जाइए ना। इधर तो माहौल जो है पतंग साहब का ही है, एमआईएम से, एआईएमआईएम से। क्या लग रहा है, जीत पाएंगे या फिर खेला कर पाएंगे? ये वही विधानसभा है जो सबसे पहले यहाँ से जीतकर एमआईएम का जो है मजलिस की टिकट पर जीतकर अवैसी साहब को जो है गिफ्ट देने का काम किया था, वो यही विधानसभा है, पुठिया और किशनगंज। लेकिन 70,000 वोट लेकर जीत के गए थे और फिर आते आते वो 40 पर चले गए। कहाँ कमी रह गई और कैसे लगता है आपको रिकवरी हो पाएगी? जिनको पार्टी ने टिकट देकर भरोसा जताया था, उन्होंने अपनी मेहनत में कमी की थी और सामने वाला जो ऑपोजिशन में था उनको कमजोर समझ लिया था और टीम को संगठित नहीं रखने के कारण जो है सीट में हम लोग को हार मिली थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे, काफी समय से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि सीमांचल का इतिहास ओवैसी को सीखने की जरूरत है। अब एक नवी फेल इंसान जो गाय भैंस चराता है, जिसका खानदान, वो इंसान बैरिस्टर साहब को, जो बैरिस्टर है और लंदन से डिग्री लेके आया, वो बेवकूफ जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इतिहास पढ़ाने का बात बोलेगा। उसकी औकात है, ओवैसी साहब के सामने 2 मिनट टिक नहीं सकता है, ऐसे खड़ा भी नहीं हो सकता है। ऐसे इंसान, ये बात जब से हम लोग सुने हैं तो हम लोग का तो माइंड इतना गुस्से में है ना कि क्या बताएंगे। ऐसे जाहिल तो भरा हुआ नवी फेल है वो इंसान जो है अब इल्जाम इतनी बड़ी बातें कर रहा है कि ओवैसी साहब को इतिहास पढ़ना चाहिए। अरे तुम ओवैसी साहब के जो है वो जितना 10 साल 12 साल की उम्र में पढ़ा है, तुम अब तक वो नहीं पढ़े हो। और बैरिस्टर साहब जो है लंदन से डिग्री लेके आया है और बैरिस्टर है, तुम उसको इतिहास पढ़ाओगे? इतनी नासमझ बेवकूफ वाली बात है। एक जाहिल इंसान जो है, या पागल है, एक बच्चा है साला, वो भी इस तरह से बात नहीं बोलेगा जो तेजस्वी यादव बोल रहा है। बिल्कुल पागलपन वाली बात है, जाहिलों की बात है ये। उनके एक सांसद मनोज झा ने कहा कि हैदराबाद उनका बेस है, उनको वहीं लड़ना चाहिए, हमारी मदद करें यहाँ चुनाव लड़ने। असल में ये जो मनोज झा है, इनको खुद अपनी पार्टी या अपनी बिरादरी का वोट नहीं मिलता है। ये इंसान इस तरह से है कि मुकेश सहनी जिसका कुछ नहीं है, पूरे बिहार के अंदर उसका कोई विधायक नहीं है, जो उनका 2-3 विधायक जीता था वो भी बीजेपी में शामिल हो गया है। ऐसे लोगों को वो अपने गठबंधन में शामिल रखेगा। लेकिन यहाँ 18%, 17-18% मुसलमानों की आबादी है। 5 सिर्फ सीमांचल में 19 सीटों पर लड़के जो हम लोग 5 सीटें जिताने का काम किए थे, इतनी बड़ी आबादी हर एतबार से है, उनको साथ नहीं रखना चाहता है। तो मनोज झा जो है, ये खुद जो है जनता के बीच जाके जीत नहीं सकता है। ये राज्यसभा और एमएलसी के थ्रू कभी कभार पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर पहुंच जाता है। ऐसे लोग जो है मुस्लिम क़यादत को खत्म करने के लिए, और मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए, इसके कारण जो है ये बेवकूफी वाली बात है कि ना इलेक्शन लड़कर छोटी छोटी पार्टियां लड़ रहा है जिनका कोई वजूद नहीं है। मुकेश सहनी और दीगर पार्टियों को अपने गठबंधन में शामिल रख रहा है। लेकिन एमआईएम जो इतनी बड़ी ताकत है, अपनी ताकत का वो दिखा चुका है 2020 के विधानसभा चुनाव में, ऐसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर रहा है, तो ये बेवकूफों वाली बात है। वो कह रहे हैं कि हमको अपनी ताकत देखनी है, हम भी तो लड़ेंगे कुछ सीटों पर चुनाव, सब लोग आके लड़ेंगे, तो हम तो झारखंड या हैदराबाद नहीं लड़ते हैं, वो तो हैदराबाद झारखंड भी लड़ते हैं और भी अलग स्टेट्स में लड़ते हैं, हम तो सिर्फ बिहार में लड़ते हैं, तो हमको लड़ने दीजिए। अब देखिए, जिस तरह से वो इल्जाम लगाता है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, हम भी कहना चाहते हैं कि वो यादव की पार्टी है। यादव जो है वो हैदराबाद में जाके देख लेते, जिसपी यादव लड़के 2000 भी वोट नहीं मिलेगा, 200 वोट नहीं मिलने वाला है। और अवैसी साहब यहाँ आके लड़ा है, 5 सीट जीता है। तो कोई बोलने वाला कुछ भी बोल देगा कि कोई कहीं जाके इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, हम लोग जो है ये लोग नहीं जाता है, जाइए ना, पता चल जाएगा औकात का कि आपको क्या वहाँ हैसियत रहती है। हम यहाँ, अवैसी साहब यहाँ आए हैं, राज्य स्तरीय पार्टी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से परमिशन है, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें उसको कोई ये बेवकूफों वाली बात है, इसको नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात। गठबंधन में सबको ले लिया है लेकिन एमआईएम को नहीं लिया, क्या इसके पीछे की वजह है? एक तरह तो मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो सेक्युलर पार्टी थी वो सब साथ है, तो क्या एमआईएम कम्युनल है? अब सबसे बड़ा सेक्युलर जो है आज के दौर में, आप मीडिया वालों के थ्रू हम लोग को जो देखने को मिलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत को गैर कौम भी है, जो हिंदू, दलित और ये तमाम लोग जो है उसको आंखों का तारा बना के रखा है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो सेकुलर जो है वो एमआईएम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लालू यादव जो है, उनका बेटा तेजस्वी यादव जो नवी फेल है, वो ऐलान करके दिखा देते जो हम यादव परिवार से बाहर जो है किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। नहीं बोल सकता है, वो तो ज्यादा कम्युनल है, जात बिरादरी की राजनीति करता है। हम लोग कोई धर्म पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं करते हैं। एमआईएम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो है, ये हमेशा आज तक कोई नहीं बता सकता है कि पूरे सीमांचल के अंदर या पूरे बिहार के अंदर जो है कोई ऐसा स्पीच दिया है जिससे हिंदू मुसलमानों को या किसी में कोई राइट हुआ हो या हिंदुओं को दिलों को ठेस पहुंचाने का काम किया। आज के दौर में सबसे बड़ा सेकुलर अगर बिहार के अंदर कोई है तो वो है अख्तरुल ईमान साहब, और पूरे देश में नेशनल लेवल पर अगर है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये कोई कम्युनल पार्टी नहीं है, सेकुलर और असली सेकुलर पार्टी है। आज आप देखिए हम किस तरह से सेकुलर है। एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले महीने आकर 2 कैंडिडेट का ऐलान किया है, एक एमएलए तौसीफ आलम साहब और दूसरे राणा रंजीत सिंह जी।
तो दो कैंडिडेट में 50% यानी मुसलमानों का एक कैंडिडेट और 50% एक राजपूत घराने से जो है एक आता है, उनको जो है वो अपना क्षेत्रीय नेता है, क्षेत्रीय का बेटा है, उनको अपना कैंडिडेट देने का काम किया है। तो हम तो पूरा 50-50 लेके चल रहे हैं कि आधा हमारा मुसलमान साथ में रहे और आधा हमारा हिंदू साथ में चले। आप देख लीजिएगा आने वाले इलेक्शन में एमआईएम जितने भी कैंडिडेट उतारेंगे और उसमें आप देखिएगा कि अच्छे खासी तादाद में जो है वो यादव और दीगर जो हिंदुओं में जो तमाम जो जाति के लोग हैं सबको अलग अलग तरीके से टिकट दिया जाएगा। तमाम क्षेत्रीय जो ये है जात है बिरादरी है सबको साथ में लेने का चलने का काम करेंगे। राणा रंजीत के भाई बीजेपी से विधायक है तो कह रहे हैं कि वो तो खुद जीत के बीजेपी में चले जाएंगे। अब ये बेवकूफों वाली बात है ना भाई। आप देखिए राहुल गांधी, उसका भाई वरुण गांधी बीजेपी में है, उसकी बड़ी अम्मी जो है मतलब जो सोनिया गांधी की जाव है वो बीजेपी में है और उसका पूरा खानदान एक बीजेपी में रहा है, दूसरा भाई कांग्रेस का इतना बड़ा नेता बन सकता है। तो ये कोई मतलब है? इस तरह से हर पार्टियों में होता है, भाई भाई में लड़ता है, माँ बेटे में लड़ती है, बहू बाप बेटे में लड़ता है अलग अलग पार्टियों में। तो ये वरुण गांधी बीजेपी का बड़ा नेता है, राहुल गांधी कांग्रेस का बड़ा नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है। तो वो होता है हर पार्टी में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक आलम। इश्तियाक आलम, क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या है, परिवर्तन होना चाहिए। सब कौम अपनी अपनी आबादी के हिसाब से, अपनी अपनी मेजोरिटी के हिसाब से अपना नेता चुन लिए हैं। सीमांचल में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा, लेकिन मुसलमानों ने कभी अपनी सियासत की ज़िंदगी को नहीं चुना। इसी सियासत की ज़िंदगी से बेदार करने के लिए हैदराबाद से जनाब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किशनगंज में आकर के एक नई सियासत सिखाई यहाँ के मुसलमानों को कि अब तुम्हें आगे बढ़ करके अपना हिस्सा लेना होगा और वही हिस्सेदारी की अब बात होगी पूरे बिहार में। अभी सर आप इससे पहले आपने कहा कि आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। हम इसी बीजेपी को नहीं फायदा उठाने के लिए हमने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी से हम लोगों ने बाज़ाब्ता मुखित नहीं लिखित हम लोगों ने दिया कि हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। हमारा वोट अगर मिलकर के हम लोग बीजेपी को हराएंगे तो यकीनन हम लोग इस मिशन में कामयाब होंगे। लेकिन उनके जो एक एमपी है, राज्यसभा के मेंबर है, शायद क्या नाम है उनका, मनोज झा जी, वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में इलेक्शन ना लड़े तो बेहतर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान बीजेपी के डर से कांग्रेस ने वोट लिया मुसलमानों से, बीजेपी का डर दिखा करके कांग्रेस ने मुसलमानों को 70 साल से गुमराह करके रखा है और इस मर्तबा हम लोग उसका हिसाब चुकता करने के लिए जा रहे हैं कि हमारी जितनी मेजोरिटी है, जितना हमारा जनसंख्या है, हमारी जितनी आबादी है, हमारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो वो लोग हमेशा मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके सत्ता में वो लोग बैठ करके मलाई खाए हैं और मुसलमानों को हमेशा निराश का मुंह देखना पड़ा है। इस मर्तबा इस तरह से होने वाला है नहीं है। अभी तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल का इतिहास पढ़ना होगा, देखना होगा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी की तारीख आपको याद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की तारीख को याद करने के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव के पूरे खानदान को यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो खुद मैट्रिक पास होकर के एक मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। उनको अभी ये नहीं पता है कि असदुद्दीन ओवैसी की सलाहियत, उनका एजुकेशन, उनका कैरेक्टर क्या है। वो एक ऐसी वैसी हस्ती नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हक की बात करते हैं, लोगों को नेता बनाने के लिए आया। आप एक बात बताइए, अगर वो किशनगंज में आकर के किसी कैंडिडेट को तैयार कर रहे हैं, वो हैदराबाद का कैंडिडेट नहीं है, इसी सीमांचल की मिट्टी में पैदा होकर के बड़े हुए हैं, उसी को हम में से एक को वो नेता बनाना चाह रहे हैं। और तेजस्वी यादव की क्या सोच है कि पटना में बैठ करके पार्लियामेंट के ऐवान में सिर्फ यादव नेता बन के रहे, यादव सीएम बने, उप सीएम यादव बने, जितने भी बड़े बड़े ओहदे पे रहे वो यादव कम्युनिटी के लोग रहे। मुसलमान क्या सिर्फ कुर्सी और शामियाना उठाने के लिए उनके पार्टियों का चक्कर लगाते रहे? वही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने अक्सर किशनगंज में क्या किया है कि ऐन वक्त में आकर के बीजेपी का डर दिखा करके वो मुहाफिज बन बैठता है। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेसियों से, ना बीजेपी हमें मार सकती है, ना कांग्रेस हमें बचा सकती है। हम अपनी इज्जत का, अपनी जान का फैसला खुद करेंगे। संविधान हमें उस चीज का अधिकार देता है। हम उस अधिकार को लेकर के इस मर्तबा पूरे मजबूती के साथ पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल अजीज अच्छी बहुमत सिद्ध करेंगे, जिससे हम लोग ना किसी की सरकार उनकी मनमानी से चलने देंगे, ना किसी को हमारे बगैर किसी की सरकार बनाने देंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। और साथ ही साथ मैं यहाँ के आवाम को, पूरे किशनगंज जिले के नहीं पूरे सीमांचल के मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि जन स्वराज पार्टी आज मुसलमानों के बीच में आकर के मुसलमानों को फूट करा रहा है, मुसलमानों को अपने शामीने में लेकर, अपने बैनर में लेकर के या एमआईएम का वोट काटना चाह रहा है। आज यहाँ पे किसी का वोट नहीं है, ओनली फॉर एमआईएम है, क्योंकि मुसलमान आगे आ चुका है। हर दहलीज पे, हर कदम पे मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? यहाँ दो कानून बनाया जा रहा है, अदर कास्ट के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। ये कब तक होता चलेगा? इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस ने 70 साल निभा करके दिखा दिया। हम लोग को किसी घाट का कांग्रेस नहीं रखा है। अभी आरजेडी की तरफ से कहना यह है कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो जरूर सबको एक साथ लेकर चलेंगे। एमआईएम बांटने का काम करती है तो हम साथ लेकर चलेंगे। बीजेपी और एमआईएम को, एमआईएम ने कहां बांटा है? चोरी चोर डकैत तो तेजस्वी यादव है। हमारे 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने पैसा का बल देकर के, पैसे से खरीद करके अपने पार्टी में लेकर गया। ये सेकुलरिज्म है, उस पार्टी में सेकुलरिज्म है। अगर कोई पार्टी उभर रही है तो उसको रोकने का काम अगर बिहार में सबसे कोई पार्टी की है तो तेजस्वी यादव ने किया है और उसी का खामियाजा उसको तकरीबन 10 जिले में भुगतना पड़ेगा। ये आवाज पूरे 10 जिले में फैली हुई है कि तेजस्वी सिर्फ अपने सत्ता का सौदा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा क्यों किया? क्या उनको डर है एमआईएम से कि एमआईएम आएंगी तो हमारी वोटर जो है वो नाराज हो जाएंगे? क्या लगता है? नहीं, डर इस बात की नहीं है। डर उसको इस बात की है कि असदुद्दीन ओवैसी जब सारी बात मुद्दे पे बात करते हैं तो तेजस्वी को चुभती है, नीतीश कुमार को बातें चुभती है। इन लोगों को इस चुभन के डर से कि जब एमआईएम बिहार में अक्सरियत पे आ जाएगी तो हम लोगों का फिर बिस्तरा खटिया गोल हो करके हम लोग को फिर पटना से भागना पड़ेगा। अब वो दिन आने वाला है कि तेजस्वी का कुछ चलने वाला है नहीं। नीतीश कुमार निकल रहे हैं, उनकी पोजीशन भी सही नहीं है। बीजेपी उनको अपनी पार्टी में लेकर के उसकी हालत और खराब कर दिया है।
अब बहुत जल्द लोग फैसला करेंगे कि बिहार की कुर्सी किस तरह से संवारनी चाहिए, कौन संवार पाएगा, किस हिसाब से चलना चाहिए। सबका साथ होकर के ही ये कोई निर्णय लेना चाहिए पटना में, ना करके कोई सुबह नींद से बेदार हुए और वोटर वोट वेरिफिकेशन का कानून लगा दिए। ये क्या तरीका है? आप कोई चीज भी करेंगे तो सोच समझ के करना चाहिए। अभी बरसात का टाइम है, किसान अक्सर किसान है बिहार में, उन लोगों को रुपाई का सीजन है, वो लोग रुक नहीं करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट बीओले के पास लेकर के फिरेंगे। ये बार पीड़ित एरिया है ये सब। आप देखे होंगे 2017 में लोगों का घर भाग गया, बस्ती का बस्ती भाग गया, लोगों का डॉक्यूमेंट चला गया। इस बारे में सरकार को कोई ख्याल नहीं। लोगों के ऊपर मुसलमान क्षेत्र में ज्यादा नजर रहती है कि मुसलमान किस तरह से वोटर लिस्ट से कट छट जाए। अभी एक रिपोर्ट दिखाई है चैनल्स ने, तो उन्होंने बताया कि जहां बहुत सारे आधार कार्ड जो फर्जी बना दिए गए, जहां 100 लोग हैं वहां 120 आधार कार्ड। ये गलती भी सरकार की ही है। अगर कोई आदमी मर जाते तो उनका आधार कार्ड ब्लॉक भी करना होगा ना, ये कौन करेगा? उनका आधार कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ, आदमी तो मर गए हैं, लेकिन गिनती में उनका आधार कार्ड है। आदमी यकीनन कम आधार कार्ड ज्यादा है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार ही के ऊपर जिम्मेदारी ना। आज से 10 साल पहले जो आदमी इंतकाल कर चुके हैं, डेड कर चुके हैं, उनका मृत्यु सर्टिफिकेट जो बना है तो उनका आधार कार्ड बंद होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर राशन कार्ड में एक आदमी मर जाता है तो फौरन राशन कार्ड डीलर हटा देता है, राशन कार्ड से हटा देता है। तो आधार कार्ड से हटाने की जिम्मेवारी भी तो सरकार की होनी चाहिए। जब आपके पास आंकड़ा है कि आधार कार्ड ज्यादा है और आदमी कम है, तो आपके पास ये भी आंकड़ा होना चाहिए कि आदमी मरे कितना है, उसका आधार कार्ड कितना ब्लॉक हुआ है। देखिए, सरकार नशे में अगर फैसला लेगी तो इस तरह से ही फैसला होगा। आवाम हमेशा परेशान रहेगी। सरकार को अगर कोई भी फैसला लेना चाहिए तो होशो हवास में लेना चाहिए।